हेलो बच्चों, आज हम फ्रांस की क्रांति का जो सेकंड पार्ट है, क्रांति की शुरुआत, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले ही हम देख चुके थे कि फ्रांस का जो सम्राट बना था वो कौन था, और हमें अब जो डिस्कस करना है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले है कि फ्रांस में सम्राट लुई 16 ने कर बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिससे लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मतलब फ्रांस का जो सम्राट था वो अपनी मर्ज़ी से कर बढ़ाता था। वो उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें थी, प्रोसेस था कर को लगाने के लिए। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्ज़ी से कर नहीं लगा सकता था। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी कर को नहीं लगा सकते थे। आप ये अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कर नहीं लगा सकते थे। ठीक है, मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ में। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी होती थी। मतलब उसे टैक्स लगाने के लिए या कोई भी नया प्रारूप तैयार करने के लिए एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिसे स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, बैठक होती थी। ठीक है, और ये कहाँ पे बुलाई जाती थी? ये स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जहाँ बुलाई जाती थी। ये मैं मार्क कर दे रही हूँ कि कहाँ पे बुलाते थे। तो ये है यहाँ पे राजनीतिक संस्था, ये जो है राजनीतिक संस्था थी ए स्टेट जनरल की, जो वहाँ पे लोग तीनों स्टेट के लोग होते थे, जमा होते थे। ठीक है, मैं इरेज कर दे रही हूँ, डन। ठीक है, स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें राजनीतिक बातों के लिए हम डिस्कशन करते थे लोग वहाँ पे जा कर के, जिसमें तीनों स्टेट के लोग जो थे वो शामिल थे। ठीक है, तीनों स्टेट के लोग शामिल थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि यह मीटिंग कब बुलाई जाएगी, कब बुलाई जाएगी और कब होगी मीटिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ इसके बाद। तो जब ये मीटिंग कब बुलाई है, मीटिंग कब बुलाना है, इसकी डेट, इसकी तारीख, ये सारा तय करता था सम्राट। तो इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी सम्राट ने जो अंतिम बैठक बुलाई थी वो कब की थी, तो वो आप लिखोगे 1614। लेकिन अगर हम बात करें तो जो नए करों के प्रस्ताव के लिए जो मीटिंग बुलाई थी वो बुलाई थी 5 मई 1789 को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन लोग थे? पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठे गए थे। यानी कि 300 प्रतिनिधि पहले स्टेट के थे और 300 प्रतिनिधि दूसरे स्टेट के थे, और ये दोनों क्या थे? एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे कतारों में। और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थी जो उनके पीछे खड़े थे, 300 इस साइड और 300 उस साइड। ठीक है, तो ये और ये जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे ना, ये बहुत ही समृद्ध और शिक्षित लोग थे जो उस बैठक में आए थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। इस सभा में की खासियत ये थी, या कमी कह सकते हैं, कि इसमें किसान और औरत या जो कारीगर थे यानी कि जो मज़दूर थे वो वहाँ पे उस बैठक में नहीं आ सकते थे, उनको मना था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि उनकी बात को वहाँ लेके नहीं जाते। जो 600 प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के वहाँ पहुँचे थे, वो उनकी मांगों को 40,000 पत्रों के माध्यम से, उनकी शिकायतों की एक सूची बनाई गई थी, और वो उनके प्रतिनिधि लेकर के उस बैठक में गए थे। तो स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। उस स्टेट जनरल की एक नियम थी कि जितने भी उसमें वर्ग हैं, जैसे 3 वर्ग हैं, ठीक है, तीनों स्टेट के जितने भी वर्ग हैं उनमें से सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार था। लेकिन इस बार लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, यानी कि वो इस बार यही करने वाले थे। लेकिन तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध कर दिया। उन्होंने मांग रखी कि नहीं, अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। इस बार हम एक वोट नहीं देंगे, बल्कि इस सभा में जितने भी लोग हैं वो सारे वोट देंगे, एक एक सदस्य वोट देगा, जो कि अगर कहा जाए तो ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। और ये विचार आया कहाँ से? तो एक पुस्तक लिखी थी रूसो ने, जिसका नाम था, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किया था किसने? रूसो ने लिखी थी ये पुस्तक, ठीक है, रूसो ने ये पुस्तक लिखी थी और वहाँ से उन लोगों को एक प्रेरणा मिली थी, तो इन्होंने ये लोकतांत्रिक सिद्धांत वहाँ पे दिया था। लेकिन सम्राट ने उसके इस प्रस्ताव को, जो तीसरे स्टेट के लोगों ने जो प्रस्ताव किया था कि हमें भी अब वोट देने का अधिकार होगा, तो वो क्या किए थे कि मना कर दिए थे। सम्राट ने बोल दिया कि नहीं, हम इसे नहीं मानते, जो नियम है वही नियम रहेगा, हम एक एक सदस्य की वोट नहीं मांगेंगे, ठीक है। लेकिन 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, क्योंकि वो जैसे तीसरे स्टेट के लोगों को अस्वीकार कर दिया गया, तो वो प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। और सभा से बाहर जाने के बाद उन्होंने 20 जून को एक वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और उन्होंने अपना एक नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को हम कम नहीं कर देंगे, तब तक हम विरोध में ही खड़े रहेंगे, मतलब सभा में हम पार्ट नहीं बनेंगे और हम संविधान तैयार करेंगे, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी, जब तक हम उनके खिलाफ़ में एक संविधान, मतलब अपने देश के लिए एक संविधान नहीं बना लेते, ठीक है। और इन सब चीज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मिराबियो और आबेसिये ने किया था इनका नेतृत्व। मिराबियो कौन थे? वो एक कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत थे। उसने एक पत्रिका भी निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। जो आबेसिये थे वो एक मेनली वो पादरी थे, ठीक है, और जिसने एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखा था। प्रचार पुस्तिका यानी पैम्पलेट जो होता है प्रचार के लिए जो हम लोग बनवाते हैं, एक पैम्पलेट बनाया था जिसका नाम था तीसरा स्टेट क्या है, ठीक है, इससे एक पैम्पलेट बनाया था। तो उन पादरी ने भी इसमें भाग लिया था। ये एक पिक्चर है जो मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ। ये पिक्चर है जो कोर्ट असेंबली की है, जिसमें लोग शपथ ले रहे हैं, ठीक है। जिस वक्त असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा प्रांत आंदोलित हो रहा था। एक तरफ लोग असेंबली में संविधान बनाने के लिए बिजी थे और दूसरी तरफ जो था पूरा प्रांत जो था वो आंदोलन था। एक तो कड़ाके की ठंड थी, फसल भी मारी गई थी और वहाँ का जो मूल खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, ब्रेड, वो उसकी भी कीमत बढ़ गई थी। तो बेकरी की दुकानों पर जो औरतें घंटों इंतज़ार कर रही थी, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने लास्ट में गुस्सा कर दुकानों पर धावा बोल दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। ये मैं पहले चैप्टर में भी बताई थी, पहला पार्ट में। तो इसमें 14 जुलाई को क्रोधभीड़ ने बास्तिल के किले पर धावा बोल दिया और देहाती गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े के लठैतों लुटेरों के गिरोह को बुलाया है और पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। तो कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचा से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए और जो अन्न भंडार थे उनको लूट लिया और जो कर से संबंधित जो दस्तावेज थे, यानी टैक्स से रिलेटेड जो दस्तावेज बनाए गए थे, उनको भी जलाकर राख कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान जब लगाया लुई 16वां ने, तो वो सोचा कि अब मैं इनका सामना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो प्रजा थी वो काफ़ी भड़क चुकी थी और बहुत ज़्यादा ही क्रांतिकारी रूप ले लिया था। तो उन्होंने फिर लास्ट में मान्यता दे दी नेशनल असेंबली को और यह मान लिया कि उसकी जो सत्ता होगी, उसकी सत्ता पर अब जो अंकुश होगा वो संविधान का होगा। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि कब संविधान पारित हुआ फ्रांस में, तो 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों से रिलेटेड जो बंधन थे इन सब का आदेश पारित किया था। पादरी वर्ग के लोगों को अपना विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए भी विवश किया गया, क्योंकि उन्हें एक विशेष अधिकार मिला हुआ था, यह भी मैंने पहले पार्ट में बताया था। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, जो चर्च के लिए जो भूमि थी उनको भी जब्त कर लिया गया, ठीक है, कि वहाँ पे एक संविधान बनाया गया और कम से कम 20 अरब लीरवे जो उसकी संपत्ति जो थी वो सरकार के हाथ में आ गई, ठीक है। अब इसमें है कि फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब फ्रांस क्या बन गया? एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी राजा तो वही रहेगा लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए एक संविधान भी होगा, ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया,
जिसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, क्योंकि सम्राट अपनी शक्तियों को बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे, बढ़ा के रखा था। तो उसको सीमित करने के लिए एक संविधान बनाया गया 1791 में, उसका प्रारूप तैयार होकर आ गया। अब शक्तियों को 3 संस्थाओं में बांटा गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 भागों में विभाजित किया गया और हस्तांतरित किया गया। अब इनके वोटिंग कैसे होते थे, ये पिक्चर के थ्रू मैं समझा रही हूँ आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिए हुए थे। तो ये हैं, ये देखिए, इसमें सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक कौन थे, जो मताधिकार प्राप्त नहीं था जिनको, ठीक है, जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था, ये है निष्क्रिय नागरिक और ये है सक्रिय नागरिक, ठीक है, ये निष्क्रिय नागरिक और सक्रिय नागरिक। तो निष्क्रिय नागरिक कौन थे, जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था। 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। आप समझ रहे हो निष्क्रिय नागरिक में कितने सारे लोग आ गए। और सक्रिय नागरिक में वो लोग थे जिनको मताधिकार प्राप्त था, जिसमें 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग ही थे जिनको वोट देने का अधिकार था। तो ये जो सक्रिय नागरिक थे ये वोट देते थे, जिनको ये वोट देते थे उसमें से 50,000 पुरुष निर्वाचक होते थे, यानी चुने जाते थे। और उसके बाद ये जो उनको वोट देते थे एक नेशनल असेंबली को, जिसमें 745 सदस्य यानी विधायिका बनता था, जैसे कि अभी विधानसभा है ना वैसे ही, ठीक है। अब विधायिका किस पे अपना नियंत्रण रखेगा, सम्राट के ऊपर। आप देख रहे हो ये एरो दिखा रहा है। और विधायिका का किस पे नियंत्रण होगा, मंत्रियों पर, ठीक है। और सम्राट निषेध, ये जो तीर है, ये जो एरो है, ये शो कर रहा है सम्राट जो है वो निषेध, यानी कि उस पर नेशनल असेंबली पे थोड़ा बहुत हस्ताक्षर कर सकता है। और न्यायपालिका की बात करें तो सक्रिय नागरिक ही वोट देकर न्यायाधीश बनाएगा, यानी कि न्यायपालिका तैयार होगा। तो देखा जाए तो सक्रिय नागरिक एक विधायिका भी बना रहा है, कार्यपालिका भी बना रहा है और न्यायपालिका भी बना रहा है। तो इस चार्ट के द्वारा हमने ये समझ लिया। तो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, ठीक है। किनको अधिकार था, 25 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग थे, खास करके पुरुष, उन्हें सक्रिय नागरिक यानी कि जिनको वोट देने का अधिकार था वो थे। तो वो भी कौन देते थे, जिनकी कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, वही लोग वोट दे सकते थे। बाकी के जो पुरुष और महिला थे वो निष्क्रिय नागरिक के रूप में बांट दिया गया था। यानी कि अब जो था वो संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। अब आप सोचेंगे कि पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या था, तो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये है हमारा पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला है, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। तो दूसरा है हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य क्या है, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है, ये अधिकार है, ठीक है। दूसरा भी हो गया हमारा। तीसरा क्या है, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है, कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। मतलब समझ में आया, कह रहा है कि किसी भी संप्रभुता का जो स्रोत है वो राज्य में निहित है, कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा किसी व्यक्ति का या कोई भी ऐसा समूह, ठीक है, जनता की सत्ता स्वीकार नहीं मिली हो। चौथा है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। कहने का मतलब कि स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। स्वतंत्रता मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो अब 5वें पे आते हैं, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है, ठीक है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अनेक प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, ठीक है। तो 7वां है, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है
और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, जिसे हम अभिव्यक्ति का अधिकार कहते हैं ना, वही 11वां पॉइंट में दिया गया है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसे स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अधिकार है तो आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि कानून आप पे एक्शन ले सकती है। 12वें पे आते हैं, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है, मतलब ज़रूरी है। क्योंकि देखो अभी हम लोग भी टैक्स देते हैं अपनी इंडिया में या किसी भी देश में टैक्स देना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सरकार को चलाने के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है। तो सार्वजनिक सेना और प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक टैक्स, एक कर होना ज़रूरी है, और सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। जैसी उनकी आय होगी उस हिसाब से ही वो कर लगाया जाएगा। अब लास्ट आते हैं, चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। तो ये हमने पॉइंट जो देखा, ये हमने देखा कि कैसे हम मतलब पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिया गया है। आगे कुछ पिक्चर्स है। ये पिक्चर है कि जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो चीज़ों को कैसे समझते थे। तो इस पिक्चर को भी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, अब ये खुली जंजीर जो है, मैं इसको मार्क करके दिखा देती हूँ। ये जो है खुली हुई जंजीर, ये क्या दिखा रहे हैं, दांसों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक, क्योंकि देखो आप देख रहे हो कि ये टूटा हुआ है ना। तो ये जो टूटा हुआ है इसका मतलब कि अब दासों को क्या कर दिया गया है, आज़ाद कर दिया गया है। और ये छड़ों का जो बंजीदार गट्ठर है, ये जो है ना, ये एक गट्ठर है। ठीक है, ये गट्ठर है, बांधा गया है। ये अकेली छड़ को आसानी से, ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखो एक अकेला छड़ रहेगा तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। यानी कि ये जो प्रतीक है ये क्या शो कर रहा है, ये प्रतीक शो कर रहा है एकता का प्रतीक। ठीक है, और ये जो आँखें हैं ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज के अंदर जो रोशनी बिखेरती जो आँखें हैं, जो लाइट बिखेर रही हैं, इसका मतलब है सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। यानी कि ज्ञान, सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देगी। ये है राजदंड, आप देखते होंगे राजा महाराजा इस दंड को लेकर के चलते थे, तो ये शाही सत्ता का प्रतीक था। और ये जो है अपनी पूंछ मुंह के में लिए सांप, ये जो फिगर है इसमें आप देख रहे हो एक सांप बना हुआ है और ये अपनी पूंछ को ही अपने मुंह में लिया हुआ है। इसका मतलब है समानता का प्रतीक, यानी अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। समझ गए? तो यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक समानता का प्रतीक है ये अंगूठी। अगला पिक्चर देखते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट है वो है ये कह रहा है लाल फ्राइजियस टोपी है। ये लाल फ्राइजियस टोपी क्या है, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, यानी कि जो दासों को आज़ाद कर दिया जाता था तो ये टोपी पहनते थे। तो ये टोपी उसी चीज़ का प्रतीक था। जो बंदा ये टोपी पहना हुआ है मतलब वो दास प्रथा से छूट के आया है। नीले सफ़ेद लाल, इसका क्या मतलब है, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। ठीक है, और ये जो परी टाइप की है ये क्या है, डैनो वाली स्त्री, ये कानून का मानवीय रूप है। ये कानून है जो आपको स्वतंत्रता दे रहा है, आपको आगे बढ़ने के दे रहा है। ये जो फिगर है, कानून सबके लिए समान, ये विधि पट है और उसकी नज़र में सब क्या है, बराबर हैं। तो हमने ये सारे पिक्चर्स हम नोट डाउन कर लिए, और क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक फ्रांस सम्राट राजतंत्र बन गया और संविधान कैसे उस पर अंकुश लगाया, ये हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट अभी शेयर कर देती हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।